नमस्कार, रामबाण क्लासेज के इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको मेवाड़ के इतिहास के बारे में बताया था और लास्ट की जो अपनी क्लास थी वह मेवाड़ के जो अंतिम रावल शाखा के जो अंतिम राजा थे रावल रतन सिंह, उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो रावल रतन सिंह है इनके द्वारा श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन की पुत्री के साथ विवाह किया जाता है। और विवाह करके जब रावल रतन सिंह उसको यहाँ मेवाड़ मतलब चित्तौड़ में लेके आते हैं तो उन्हीं के राजदरबार के एक पुरोहित के द्वारा कहने का मतलब पद्मिनी के ऊपर कुछ जादू टोना वगैरह किए जाते हैं। जब रतन सिंह को इस बात का पता चलता है तो रतन सिंह के द्वारा राघव चेतन को वहां से निकाल दिया जाता है और राघव चेतन कहाँ पे जाता है? दिल्ली में। और दिल्ली में किसके पास चला जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के पास में। और अलाउद्दीन खिलजी के पास जाकर क्या बोलता है कि साहब आप कहाँ इस चिमना के चक्कर में पड़े हो, रानी तो कहाँ पे है? चित्तौड़ में। जो पत्नी किसकी है? रावल रतन सिंह की। तो राघव चेतन के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को उकसाने पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया जाता है। तो आज अपन उस आक्रमण की एक बार फिर चर्चा करते हैं और फिर अपन रावल रतन सिंह के बाद में आगे इस मेवाड़ के इतिहास में क्या होता है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने जो भी कहने का मतलब मित्र है और दोस्त है जो जैसे राजस्थान सीईटी या राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो उस मतलब इसके बारे में उसको बताना। तो आज अपन इस क्लास की शुरुआत करते हैं किसके साथ? रावल रतन सिंह के साथ में। तो बात किसकी करनी है अपन को? रावल रतन सिंह की। रावल रतन सिंह जो शासक कहाँ के? मेवाड़ के। शासक कहाँ के थे? रावल रतन सिंह मेवाड़ के। अगर इनकी रानी की बात करें तो रानी का नाम आप बता सकते हो पद्मिनी। रानी का नाम क्या था? पद्मिनी। इनकी रानी का नाम था पद्मिनी। और रावल रतन सिंह के अगर सेनापति की बात करें, सेनापति तो सेनापति में आप बता सकते हो, एक का नाम बताओगे आप गोरा और दूसरे का नाम बताओगे आप बादल। तो अभी तक मैंने आपको मतलब उदयपुर के बारे में, उदयपुर के शासक जो रावल रतन सिंह थे इनके बारे में बताया है। इनकी रानी का नाम था पद्मिनी और इनके दो सेनापति थे, एक सेनापति का नाम गोरा और दूसरे सेनापति का नाम क्या था? बादल। अब अपन समकालीन दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं। किस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यहाँ पर आक्रमण करने की कहने का मतलब योजना बनाई जाती है, कैसे आक्रमण किया जाता है। तो इधर समकालीन दिल्ली के जो शासक थे खिलजी वंश के, दिल्ली, और दिल्ली के शासक कौन थे? खिलजी वंश के। उनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। समकालीन दिल्ली के शासक कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और मैंने आपको यह भी बताया है कि इस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को राघव चेतन के द्वारा ऐसा बोला जाता है कि साहब इस चिमना को क्या देखते हो? ये जो चित्तौड़ के जो राजा रावल रतन सिंह है उनकी रानी पद्मिनी को एक बार देखो, फिर आप बताना मतलब आप खुद ये मानने लग जाओगे कि राजस्थान में अगर कोई रानी है तो वह मात्र पद्मिनी है। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करने की सोचता है कहाँ पे? इधर चित्तौड़ में। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा
यहाँ से अपनी सेना को रवाना किया जाता है और सेना के साथ में कौन आए अब की बार? स्वयं अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी की सेना कहाँ पे आ गई? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दरवाजे के पास में। तो अब आगे क्या होता है का अलाउद्दीन खिलजी था, ये रतन सिंह के पास में संदेश भिजवाता है का भाई आप ऐसा करो, आप अपनी जो रानी है पद्मिनी, उसका जो चित्र है, ये भी मलिक मोहम्मद जायसी जो ग्रंथ लिखा गया है, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है पद्मावत, उसके आधार पर यह माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के पास में या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ के रावल रतन सिंह के पास में यह संदेश भिजवाया जाता है कि आप अपनी जो रानी है पद्मिनी, उसको एक बार मुझे दिखा दो। देखने के पश्चात मैं अपनी सेना को लेकर वापस कहाँ चला जाऊंगा? दिल्ली चला जाऊंगा। ये प्रस्ताव किसने भेजा था? तो ये प्रस्ताव भेजा था इस अलाउद्दीन खिलजी ने। तो जो चित्तौड़ के राजा थे रावल रतन सिंह, तो रतन सिंह के द्वारा उसी मतलब पद्मावत के आधार पर ऐसा माना जाता है कि ये जो रतन सिंह था, ये रतन सिंह कुछ हद तक इस बात पर मतलब तैयार हो जाता है, मान जाता है। तो फिर क्या होता है कि जो पद्मिनी थी, इस पद्मिनी को कहने का मतलब ये जो अलाउद्दीन खिलजी था ना, इस अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी का जो चित्र बताया गया था, वो किस में बताया गया था? पानी के अंदर बताया गया था। कहने का मतलब जैसे पद्मिनी के सामने दर्पण रखा गया, कहने का मतलब कांच, और कांच से उसका प्रतिबिंब कहाँ पे पड़ा था? पानी में। और फिर पानी में उसने अलाउद्दीन खिलजी को देखा था, अलाउद्दीन खिलजी ने उसको देखा था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब पद्मिनी को देखा तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बोला? इंशाअल्लाह। कहने का मतलब कोई इतनी खूबसूरत भी हो सकती है का? तो अलाउद्दीन खिलजी अब क्या सोचता है कि भाई अपन को ये जो पद्मिनी है ये तो प्राप्ति करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखो, मैं आपको इससे पहले मैंने आपको जो पढ़ाया है, जैसे मैं आपको जालोर का इतिहास पढ़ा चुका हूँ, उसके अलावा मैंने जालोर के साथ में आपको रणथंभौर का इतिहास भी पढ़ाया है। तो देखो, अब मैं कुछ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताता हूँ आपको। अलाउद्दीन खिलजी की फैमिली देखो। अलाउद्दीन खिलजी किसको प्राप्त करना चाहता है? वो प्राप्त करना चाहता है चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह की रानी, किसको? पद्मिनी को। चलो ये बात ठीक है। देखो, मैं अलाउद्दीन खिलजी के खानदान के बारे में आपको बता रहा हूँ। अलाउद्दीन खिलजी किसको प्राप्त करना चाहता है? चित्तौड़ की रानी पद्मिनी को। और अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी देखो, कौन? चिमला बेगम या मराठा बेगम। जब मैंने आपको सवाई माधोपुर का या रणथंभौर के हमीर देव चौहान के बारे में बताया था, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि जो अलाउद्दीन खिलजी की जो पत्नी थी चिमला बेगम, इसका मामला किसके साथ सेट हो रखा था? तो वो मोहम्मद शाह से प्रेम करती है। देखो फैमिली किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी किसको प्राप्त करना चाहता है? पद्मिनी को। अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी किसको प्राप्त करना चाहती थी? मंगोल का एक, वो क्या नाम था उसका? मंगोल का एक सैनिक था जिसका नाम था मोहम्मद शाह। उस मोहम्मद शाह के साथ कौन रवाना होना चाहती थी? कौन? ये अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी। कौन? चिमना बेगम या मराठा बेगम। और फिर आगे मैं बताऊं तो ये अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री आती है और पुत्री का नाम था फिरोजा। तो फिरोजा किसके साथ मामला सेट करना चाहती थी? जालोर के शासक कानड़ देव चौहान के पुत्र विरम देव के साथ में। तो ये थी अलाउद्दीन खिलजी की फैमिली। तो क्या बताएं, फैमिली काफी हटके थी इसकी, क्योंकि कोई किसको प्राप्त, कहने का मतलब इनका जो मामला था वो थोड़ा अटपटा था। तो अपन को उससे क्या मतलब है? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ पर इस पद्मिनी को प्राप्त करने के उद्देश्य से आक्रमण किया जाता है। और यह आक्रमण कब किया जाता है? 28 जनवरी 1303 ईस्वी को, 28 जनवरी 1303 ईस्वी को इस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ के रावल रतन सिंह के ऊपर आक्रमण किया जाता है।
और रावल रतन सिंह के द्वारा केसरिया और पद्मिनी के द्वारा जौहर किया जाता है और ये सेनापति गोरा बादल वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो कुल मिला के इस युद्ध में देखें तो रावल रतन सिंह को हार का सामना करना पड़ता है और ये अलाउद्दीन खिलजी इस युद्ध में विजयी रहता है। अब एक पॉइंट लिखाता हूं मैं आपको इस प्रकार 26 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। अधिकार हो जाता है तथा अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का नया नाम खिजराबाद रखता है। तो क्या बताया है मैंने आपको, मैंने एक बार फिर अपन शुरू से चर्चा करते हैं। मैंने आपको बताया है चित्तौड़ के राजा कौन थे या शासक कौन थे, रावल रतन सिंह, और इनकी पत्नी का नाम पद्मिनी, सेनापति इनके गोरा और बादल, और दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 28 जनवरी 1303 को रावल रतन सिंह के ऊपर आक्रमण किया जाता है। इस युद्ध में रावल रतन सिंह को हार का सामना करना पड़ता है। रावल रतन सिंह के द्वारा केसरिया और इनकी रानी पद्मिनी के द्वारा जौहर किया जाता है और इस प्रकार ये चित्तौड़ के इतिहास का पहला शाखा होता है। कौन सा शाखा? चित्तौड़ के इतिहास का पहला शाखा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, चित्तौड़ के इतिहास का, चित्तौड़ के इतिहास का प्रथम शाखा था तथा राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा था। बड़ा का अर्थ क्या है? बड़ा का अर्थ है, कहने का मतलब यहाँ पे जो युद्ध हुआ था तो इस युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा रानियों या महिलाओं के द्वारा जौहर किया गया और सबसे ज्यादा सैनिक इसमें वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो राजस्थान के इतिहास का ये सबसे बड़ा शाखा था। तो गोरा बादल इसमें वीरगति को प्राप्त होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया जाता है और चित्तौड़ पर अधिकार करने के पश्चात अपने पुत्र खिज्र खां को इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जिम्मेदारी सौंप देता है और इसी खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का नया नामकरण भी करता है। क्या? खिजराबाद। ये नाम कई बार पूछा जा चुका है का अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया था तो आक्रमण के पश्चात इस चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा गया था? तो नाम रखा गया था खिजराबाद। और मैंने आपको ये भी बताया है कि ये चित्तौड़ के इतिहास का पहला शाखा था।
तो ये जो चित्तौड़ है यहाँ पे कितने शाखे होते हैं? 3 शाखे। तो ये चित्तौड़ के इतिहास का कौन सा शाखा था? पहला शाखा। तो ये तो थे रावल रतन सिंह। अब रावल रतन सिंह के पश्चात इस चित्तौड़ के अगले शासक कौन बनेंगे? और मैं ये बात आपको पहले भी लिखा चुका हूँ, ये रावल शाखा के अंतिम राजा थे। रावल शाखा के अंतिम शासक, आप इस बात को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना कि रावल शाखा के अंतिम शासक कौन थे? तो रावल शाखा के अंतिम शासक माने जाते हैं कौन? रावल रतन सिंह। और मैंने जब आपको ये पढ़ाना स्टार्ट किया था उस समय पहले आपको ये बताया भी था कि जो ये कहने का मतलब ये जो चित्तौड़ का इतिहास है इसमें जो अपन को मुणोत्तेणसी थे, मुणोत्तेणसी, उस मुणोत्तेणसी के ग्रंथ के आधार पर ऐसा माना जाता है कि ये जो मतलब मेवाड़ का ये जो गुहिल राजवंश है, सिसोदिया राजवंश है, तो यहाँ पे कहने का मतलब कुल 24 शाखाएं थी, जिनमें से 2 महत्वपूर्ण शाखाएं थी। कौन सी शाखा महत्वपूर्ण थी? एक तो रावल शाखा, और अगली जो शाखा थी राणा शाखा, उसकी अपन अब चर्चा करेंगे। तो ये रावल शाखा के अंतिम शासक थे कौन? रावल रतन सिंह। तो अब आगे क्या, आप इसको नोट आउट कर सकते हो, अब आगे क्या होता है अपन उसकी चर्चा करते हैं। अगले चित्तौड़ के शासक कौन बने और कैसे बने, अब अपन उसकी बात करने वाले हैं। तो आप इसमें से यही याद रखोगे कि इस चित्तौड़ का नया नाम क्या होता है? एक तो होता है खिजराबाद। उसके अलावा आप ये भी याद रखोगे कि रावल शाखा के अंतिम शासक कौन थे? रावल रतन सिंह। ये रावल शाखा के अंतिम शासक माने जाते हैं। तो चित्तौड़ पर जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है तो होता क्या है आगे, अब मैं आपको बताता हूँ। तो एक तरफ तो अपन बात करें यहाँ की, कहाँ की? चित्तौड़ की। तो अधिकार किसका हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का। अधिकार किसका हो गया चित्तौड़ पे? अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन जो खिलजी था, इस अलाउद्दीन खिलजी ने जो जिम्मेदारी थी, चित्तौड़ की जो जिम्मेदारी थी, वह किसको सौंपी? अपने पुत्र किसको? खिज्र खां को। खिज्र खां को। मैं अभी तक आपको ये बता रहा हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी का जैसे ही चित्तौड़ दुर्ग पे अधिकार हो जाता है, इस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जिम्मेदारी किसको सौंप दी जाती है? खिज्र खां को। और खिज्र खां के द्वारा ये जिम्मेदारी किसको सौंप दी गई? जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी किसको सौंप दी गई? मुंछाला, मुंछाला मालदेव को। किसको सौंप दी गई जिम्मेदारी? मुंछाला मालदेव को। किसने सौंपी? खिज्र खां ने। और इस मुंछाला मालदेव ने ये जिम्मेदारी किसको सौंप दी? ये जिम्मेदारी किसको सौंप दी? तो आप बताओगे ये जिम्मेदारी किसको सौंप दी? जयसिंह, जयसिंह। या किसको सौंपी? दूसरा नाम अपन को जैसा भी देखने को मिलता है, बहुत सी किताबों में अपन को क्या देखने को मिलता है? जैसा, जयसिंह या जैसा। ये तो हुई चित्तौड़ की बात। और जब मैंने आपको रणसिंह पढ़ाया था, तो रणसिंह पढ़ाया था उस समय आपको ये बताया था कि रणसिंह के 2 पुत्र थे, एक का नाम क्षेम सिंह और दूसरे का नाम था राहब। तो क्षेम सिंह को तो चित्तौड़ का राजा माना गया था, और जो राहब था उस राहब को सिसोदा गांव प्राप्त हुआ था। तो जब चित्तौड़ पर इसका अधिकार हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का, उसी समय सिसोदा गांव पे किसका अधिकार था? सिसोदा ग्राम या सिसोदा रियासत बोल सकते हो आप। सिसोदा ग्राम पर किसका अधिकार था? लक्ष्मण सिंह का। किसका अधिकार था? लक्ष्मण सिंह का। और लक्ष्मण सिंह के पुत्र का नाम क्या था? अरी सिंह। अरी सिंह। और इस अरी सिंह के पुत्र का नाम था हमीर सिसोदिया।
अमीर सिसोदिया। अब ये वह सिसोदिया, ये वह रणथंभौर वाले हमीरदेव चौहान नहीं है। ये कौन है? अमीर सिसोदिया, जो कहने का मतलब राणा शाखा की नींव रखेंगे। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि सिसोदा ग्राम पर लक्ष्मण सिंह के पुत्र हरि सिंह के पुत्र किसका अधिकार था? अमीर सिसोदिया का। और इधर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जिम्मेदारी खिज्र खां को, और खिज्र खां के द्वारा मालदेव मुंशाला को, और मुंशाला के द्वारा जयसिंह या जयसा को जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। और इधर जिम्मेदारी किसके पास में थी? अमीर सिसोदिया के पास में। तो इस अमीर सिसोदिया के द्वारा इस जयसिंह या जैसा के ऊपर क्या किया गया? आक्रमण। क्या किया गया? आक्रमण किया गया। और आक्रमण कब किया गया था? 1326 ईस्वी में। और इस अमीर सिसोदिया के द्वारा इस चित्तौड़ पर वापस अधिकार कर लिया जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इस अमीर सिसोदिया के द्वारा इस जयसिंह या जैसा के ऊपर आक्रमण कब किया गया? 1326 ईस्वी में। और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया जाता है। और इस बात का समर्थन कौन करता है? इस बात का समर्थन कौन करता है? तो आप लिख सकते हो समर्थन में गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जो राजस्थान के एक सुप्रसिद्ध इतिहासकार है, वो इस बात का समर्थन करते हैं कि अमीर सिसोदिया के द्वारा जयसिंह या जैसा को डिफीट करके 1326 में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया जाता है। और इस बात का समर्थन कौन करता है? डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। और आपको एक अलग जानकारी के लिए मैं बताऊं तो रणकपुर जो पाली शिलालेख है, उसके आधार पर ऐसा माना जाता है कि इस अमीर सिसोदिया के द्वारा मालदेव के पुत्र बनवीर को हराकर इस चित्तौड़ पर अधिकार किया गया था। लेकिन सबसे ज्यादा प्रमाणिक यही माना जाता है, कौन सा? गौरी शंकर हीराचंद ओझा का मत, इस अमीर सिसोदिया के द्वारा 1326 ईस्वी में इस जयसिंह या जैसा को डिफीट करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया जाता है। तो आप इसको समझने का प्रयास करना। अब अपने अगले जो मेवाड़ के भावी शासक हैं और अमीर सिसोदिया, इनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन एक बात मैं नोट करके आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ, अमीर सिसोदिया से ही यहाँ के शासक महाराणा कहलाने लगे थे। अमीर सिसोदिया से इस यहाँ जो मेवाड़ के शासक थे, ये महाराणा कहलाने लगे थे। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अपने अब अगले जो शासक हैं उनका नाम क्या है? अमीर सिसोदिया। तो अपन अमीर सिसोदिया की चर्चा करेंगे, लेकिन वो चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे विराम देते हैं। अगली क्लास में अपन अमीर सिसोदिया के बारे में जानकारी लेंगे। तो आप इसके अच्छे से नोट्स बनाओ और अपनी तैयारी को आगे करते रहें और अपनी तैयारी को जारी रखें। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।